नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम देखिए शिक्षण अधिगम कुछ सामग्रियां हैं उसका अध्ययन करेंगे। इस शिक्षण अधिगम सामग्रियों में एक्चुअल में क्या है कि देखिए जैसे पाठ्य पुस्तक है, कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। काफ़ी विद्यार्थी कह रहे थे कि सर ये जो टॉपिक है वो थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। तो देखिए अब हम अध्ययन करते हैं अब इसका। पाठ्य पुस्तकें बालकों की शिक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण और सर्व उपयोगी होती हैं। यानी पाठ्य पुस्तकें जो होती हैं वो बालकों को शिक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण और सबसे उपयोगी साधन होते हैं। यानी इसके बगैर अपने किसी भी प्रकार की शिक्षण का अधिगम नहीं कर सकते, किसी भी बात को अपन अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। पाठ्य विषय यानी पढ़ने के लिए विषय, शैक्षणिक उसके उद्देश्य तथा कक्षा शिक्षण की दृष्टि से उपयुक्त सामग्री का चयन और क्रम आयोजन यानी उनका चयन करके उनका क्रम से आयोजित करते हुए जिस पुस्तक की रचना की जाती है उसे ही पाठ्य पुस्तकें कहते हैं। तो देखो पाठ्य पुस्तक की परिभाषा बड़ी सरल शब्दों में दी गई है कि पाठ्य विषय में शैक्षणिक उद्देश्य यानी शिक्षा के उद्देश्य ये क्यों बनाई जा रही है, कक्षा शिक्षण की दृष्टि से उपयुक्त यानी कक्षा के स्तर के अनुसार उनके जो टॉपिक्स होते हैं, उनके जो बिंदु होते हैं उनका चयन किया जाता है, सामग्री का चयन करके और उसको क्रम क्रम से उसको समायोजित करके यानी रख करके जिस पुस्तक की रचना की जाती है उसे ही अपन क्या कह सकते हैं, पाठ्य पुस्तक कह सकते हैं। सुविचरित एवं सुनियोजित रूप से तैयार की गई अच्छी पाठ्य पुस्तकों का बालकों की शिक्षा और राष्ट्र एवं राष्ट्र के निवासियों के भाग्य के निर्माण में वो निश्चित ही बहुत बड़ा इनका पुस्तकों का योगदान होता है। यानी सुनियोजित रूप से तैयार की जाती हैं वो अच्छी पाठ्य पुस्तकें होती हैं, वो बालकों की शिक्षा, राष्ट्र का निर्माण और राष्ट्र के निवासियों के भाग्य का निर्माण वो सुनिश्चित करने में बहुत बड़ा उन पुस्तकों का योगदान होता है। अब प्राचीन काल से ही देखिए शिक्षा है वो व्याख्यान प्रणाली के माध्यम से प्रदान की जाती थी और बच्चों को सूत्र व्याख्या के रूप में आचार्य वगैरह गुरुकुलों में पढ़ाते थे, वो उच्चरित करते थे, बच्चे उन सूत्रों को रट करके शिक्षा की प्रणाली है उसको ग्रहण करते थे। शिक्षक बोलता था तथा छात्र उसको सुनता था। धीरे धीरे पुस्तकें का लेखन और मुद्रण से पुस्तकें हैं उनका रचना कार्य प्रारंभ हुआ। शुरू में क्या हुआ था, व्याख्यान पद्धति के माध्यम से शिक्षक बोलता था और छात्र सुन करके उनको याद करता था, परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे विकास हुआ तो लेखन और मुद्रण के माध्यम से पुस्तकें हैं उनका रचना कार्य प्रारंभ हुआ। भाषा की पाठ्य पुस्तकों की सबसे पहले रचना करने का जो श्रेय है वो कोमनियम को जाता है। किसको जाता है, कोमनियम को। पूछा जा सकता है कि सबसे पहले भाषा की पाठ्य पुस्तकें किसने लिखी थी, तो वो कोमनियम के द्वारा लिखी गई थी। आगे देखिए पाठ्य पुस्तकों के विषय में सीपी हिल ने परामर्श दिया है। पाठ्य पुस्तकों के विषय में सीपी हिल ने क्या परामर्श दिया है कि पाठ्य पुस्तकें तथ्यों का संकलन के रूप में प्रयुक्त नहीं की जानी चाहिए। यानी पाठ्य पुस्तकें हैं वो तथ्यों के संकलन के रूप में प्रयुक्त नहीं की जानी चाहिए, बल्कि जिनको छात्र हृदयंगम कर सके यानी जिनको छात्र हैं वो आराम से सीख सकें, आराम से याद कर सकें, वरन मौलिक रचनाओं के भंडार के रूप में प्रयुक्त की जाए। यानी मौलिक रचनाएं हैं उनके भंडार के रूप में उनको प्रयुक्त की जानी चाहिए, उनको लिखे जाना चाहिए, मुद्रण किया जाना चाहिए, जिनको छात्र विभिन्न सक्रिय ढंगों से प्रयोग में ला सके, यानी भिन्न भिन्न प्रकार से उनको प्रयोग में ला सके। बेस्ट बुक कमेटी ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट के अनुसार क्या बताया गया है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली की पाठ्य पुस्तकें हैं वो विहीन अवस्था की कल्पना ठीक वैसी ही है जैसी डेनमार्क के राजकुमार के बिना हेलमेट की कल्पना करना। यानी वर्तमान में जो पाठ्य पुस्तकें चल रही हैं उनकी स्थिति वैसी है जिस प्रकार से डेनमार्क के राजकुमार के बिना हेलमेट की कल्पना करना। वास्तव में अगर देखा जाए तो पाठ्य पुस्तकें हैं वो सहायक साधनों के रूप में अपना विशिष्ट योगदान रखती हैं। सभी विषयों के शिक्षण कार्य में पाठ्य पुस्तकें एवं सफल सहायक और एक उचित मार्गनिर्देशन के रूप में कार्य करती जा रही हैं। पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता निम्न बिंदुओं से स्पष्ट की जाती है। यानी पाठ्य पुस्तकों में क्या क्या होना चाहिए। पहली बात है कि पाठ्य पुस्तकें कक्षा शिक्षण के आधार पर होनी चाहिए, यानी प्रत्येक कक्षा के स्तर के अनुसार ही पाठ्य पुस्तकों का निर्माण है वो किया जाना चाहिए। दूसरा है शिक्षक को संपूर्ण सत्र के लिए व्यवस्थित पाठ्य सामग्री प्राप्त होती है। यानी पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से जो शिक्षक जिस
कक्षा को पढ़ाना चाह रहा है, उस कक्षा से संबंधित उसको संपूर्ण पूरे साल के लिए, संपूर्ण सत्र मतलब पूरे साल के लिए व्यवस्थित पाठ्य सामग्री उसको प्राप्त हो जाती है। पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के लिए प्रतिदिन की कार्य प्रगति के प्रति सचेतक का कार्य करती है। पाठ्य पुस्तक होती है वो शिक्षक को और शिक्षार्थी यानी शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के पूरे दिन के लिए जो कार्य प्रगति के प्रति सचेतक का कार्य करती हैं। तीसरा होता है बालकों को स्वाध्याय के प्रति प्रोत्साहन भी मिलता है, यानी पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से अगर शिक्षक नहीं भी होगा तो विद्यार्थी स्वयं अध्याय करके, स्वाध्याय यानी स्वयं अध्याय करके उसको पढ़ सकता है, यानी अध्ययन कर सकता है। स्वाध्याय के लिए उसको प्रोत्साहन मिलता है। उन्हें पाठ्य विषय से संबंधित आवश्यक सामग्री एक स्थान पर एकत्रित मिल जाती है, यानी बच्चे को पाठ्य विषय से संबंधित सामग्री वो एक साथ यानी एक स्थान पर मिल जाती है और वे उसे अध्ययन के द्वारा भली भांति आत्मसात कर सकते हैं। और छात्र होते हैं वो पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करके भली भांति उसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अगला पॉइंट है सामूहिक शिक्षण व्यवस्था में पाठ्य पुस्तक बहुत ही आवश्यक और शैक्षणिक उपकरण है, यानी सामूहिक शिक्षण व्यवस्था में पाठ्य पुस्तक है वो बहुत ही आवश्यक है और शैक्षणिक एक उपकरण भी है, शिक्षा का एक साधन है। छात्रों को लिखे हुए तथ्यों और विचारों को समझने और व्याख्या करने की शक्ति भी बालकों को पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से मिलती है, यानी लिखे हुए जो तथ्य हैं उन पर विचार करके उनको समझने में और उनकी व्याख्या करने में भी सहायता मिलती है। छात्रों को थोड़े समय में अधिक बातों की जानकारी मिलती है, यानी एक साथ सारी बातें, सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं। इससे ज्ञानोपार्जन की सहायता मिलती है, यानी ज्ञान का बढ़ावा देने में भी सहायता मिलती है। शिक्षक को अध्ययन से पूर्व पाठ योजना बनाने में मदद करती है, यानी शिक्षक का उसको अध्ययन से पहले पाठ योजना तैयार की जाती है ना, उसमें भी पाठ्य पुस्तकों की सहायता मिलती है। शिक्षण में वर्ष भर के कार्य और विषय सामग्री को निर्धारण करती हैं। शिक्षक होता है उसको वर्ष भर के कार्य और विषय सामग्री को निर्धारण भी करते हैं कि किस समय में क्या पढ़ाना है। अगला है पाठ्य पुस्तक में विभिन्न लेखकों के विचारों को आद्योपांत पढ़कर छात्र अपने विचारों को निश्चित दिशा प्रदान करते हैं। पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकार की पुस्तकों और विचारों को आद्योपांत पढ़ करके उनको पढ़ करके यानी पढ़ने के बाद में छात्र अपने विचारों को निश्चित दिशा प्रदान करता है। यह वह साधन होता है जो भाषा शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है, यानी पाठ्य पुस्तक वह साधन होता है जो भाषा शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्ति में बहुत ही सहायक होता है। आगे देखिए अच्छे पाठ्य पुस्तकों की विशेषताएं क्या होती है, अच्छे पाठ्य पुस्तकों में क्या क्या अपन को मिलता है। तो देखिए भाषा एवं शब्दावली, पुस्तकें सरल स्पष्ट भाषा सरल ढंग से लिखी हुई होनी चाहिए, यानी पाठ्य पुस्तकें होती हैं वो सरल और स्पष्ट भाषा में और सरल ढंग से लिखी हुई होनी चाहिए। साथ ही साथ अच्छी शैली का तात्पर्य सरलता से, यानी अच्छी शैली में लिखी हुई होंगी, सरलता से भाषा का प्रयोग किया जाएगा तो बच्चे अच्छी तरीके से उस बात को समझ सकेंगे। सरलता सजीवता और तर्कपूर्णता और भाव प्रकाश की स्पष्टता से होता है, यानी अच्छी शैली होती है वो बिल्कुल सरल होती है, सजीवता होती है, उसमें बच्चे को तर्कपूर्ण यानी तार्किक शक्ति का विकास होता है, तर्क करने के भाव और प्रकाश की स्पष्टता उसमें होती है। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता होती है उपयुक्त विषय सामग्री, यानी अपने को जो पाठ्य पुस्तक अपन खरीद रहे हैं उसमें अपन को चाहिए वो विषय सामग्री है कि नहीं, यानी पाठ्य पुस्तक की विषय सामग्री छात्रों की मानसिक उम्र के अनुकूल होनी चाहिए, छात्र की जो मानसिक उम्र होती है उसके अनुसार ही होनी चाहिए। विषय सामग्री सूचना प्रदान करने वाली और छात्रों के व्यवहारिक प्रयोग के लिए प्रयुक्त होने वाली होनी चाहिए। पाठ्य सामग्री में विभिन्नता के साथ साथ क्रमबद्धता भी निश्चित होनी चाहिए, यानी विभिन्नता के साथ साथ क्रमबद्ध से जो चैप्टर होते हैं जो पाठ होते हैं वो क्रमबद्ध से होने बहुत ही आवश्यक होते हैं। प्रत्येक पाठ्य पुस्तक को विषय सामग्री सुव्यवस्थित एवं सुनियोजित होनी चाहिए, यानी प्रत्येक पाठ्य पुस्तक होती है उसकी जो विषय की सामग्री है वो बिल्कुल सुव्यवस्थित होनी चाहिए और सुनियोजित ढंग से उसका प्रयोग करना चाहिए। पुस्तक का लेखक योग्य और अनुभवी होना चाहिए, यानी पुस्तक लिखने वाला लेखक होगा उसको योग्य, उसके पास पूरी योग्यता होनी चाहिए और उसको अनुभव होना चाहिए कि भाई पुस्तक कैसे लिखी चाहिए। वरना आजकल की अगर आप पाठ्य पुस्तकें देख रहे हो जो कंपटीशन लेवल की, उसमें बिल्कुल भी अनुभव नहीं है, वो जो लेखक हैं उनको ना ही पूरी उनके पास योग्यता होती है, फिर भी वो पाठ्य पुस्तकें लिख देते हैं। इसलिए अधिकांश जो सामग्री है उसमें क्रमबद्धता नहीं मिलती है, बहुत सी गलतियाँ भी अपन को पढ़ने को मिलती हैं। जिस कक्षा के लिए लिखी गई हो उसे उसके स्तर के अनुसार होनी चाहिए। जैसे अपने कक्षा 6 की पुस्तक लिख रहे हैं, जो कक्षा 6 के जो बच्चे हैं उनके मतलब मानसिक स्तर के अनुसार ही पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए। ये नहीं है कि उसमें बहुत ही कठिन या बहुत ही डिफिकल्ट या बहुत ही हार्ड मैटर अपन ने डाल दिया जो कि 12th क्लास के विद्यार्थी के द्वारा भी
उसे सोल्व नहीं कर सके, उसका समाधान नहीं कर सके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्तर के अनुसार पाठ्यपुस्तक होनी चाहिए। अगला देखिए, अध्यापकों की व्यक्तिगत अनुभव तथा तथ्यों को यथार्थता पर जोर देना चाहिए। यानी अध्यापक होते हैं जिनके व्यक्तिगत अनुभव होना चाहिए, जो पाठ्य पुस्तक लिख रहा है उसको व्यक्तिगत अनुभव होना चाहिए कि हाँ वास्तव में ये बच्चे के स्तर के हिसाब से सही है, और तथ्य भी उसके अनुसार यथार्थ पर जोर दिया जाना चाहिए। तथ्य भी सही सही आंकड़े लिखने चाहिए। विषय वस्तु छात्रों के दैनिक जीवन की आवश्यकताओं और उसके प्राकृतिक सामाजिक पर्यावरण तथा रुचि से संबंधित होनी चाहिए। अब विषय वस्तु और छात्रों के दैनिक जीवन से संबंधित होनी चाहिए, और उसके दैनिक जीवन की जो आवश्यकताएं होती हैं उनके प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण या पर्यावरण जो होता है उसमें रुचि से संबंधित होनी चाहिए। यानी उसके आड़ोस पड़ोस का जो कल्चर है, रहन सहन है, उसका वातावरण है, उसके अनुसार ही उससे संबंधित उसमें तथ्य होने चाहिए। पाठ के अंत में अभ्यास और पुनरावृत्ति प्रश्न बहुत ही आवश्यक है, ये होने चाहिए। आवश्यक समस्याएं, नवीन समस्याएं तथा प्रदत्त कार्य एडजस्टमेंट के साथ ही पाठ का प्रारंभ परिचय तथा अंत सारांश से होना चाहिए, जिसमें क्या है कि मुख्य बातें दोहराई जा सके। यानी पाठ के अंत में होता है ना अभ्यास प्रश्न, पुनरावृत्ति प्रश्न, आवश्यक समस्याएं और नवीन समस्याएं, प्रदत्त कार्य के साथ ही पाठ का परिचय भी अंत में होना चाहिए तथा उसका जो अंत है उसमें सारांश होना चाहिए, जिससे कि मुख्य मुख्य बातें वो विद्यार्थी दोबारा उसके दोहराने कर सके। पाठ का पूरा सारांश होना चाहिए अंत में। निर्देशन, तो देखिए प्रत्येक पाठ्य पुस्तक में पाठ्य विषय से संबंधित और उनको स्पष्ट करने के लिए चित्र हैं, रेखा चित्र हैं, मानचित्र हैं आदि होने बहुत ही आवश्यक होते हैं। चित्र आकर्षक होने चाहिए जिससे विद्यार्थी उसको सीखने में रुचि ले, उसके प्रति आकर्षित हो, जिससे कि छात्र में रुचि जागृत हो, पाठ के पढ़ने में रुचि जागृत हो। जैसे अपन भारत के बारे में बता रहे हैं, भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में, तो भारत का नक्शा बना करके, मानचित्र बना करके उसमें दर्शाया जाना चाहिए पॉइंट के अनुसार कि ये यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, तो बच्चा उसके प्रति आकर्षित होगा। पढ़ने के लिए उसको क्या है कि मन होगा, उसकी रुचि बनेगी। तो रुचि बनेगी तो ही वो अपने अधिगम में क्या कर सकेगा, वृद्धि कर सकेगा। यह होना चाहिए पाठ्य पुस्तक की मुख्य खासियत। सौदस्यता, यानी उसके उद्देश्य क्या होते हैं। तो देखिए प्रत्येक पाठ्य पुस्तक की रचना कुछ उद्देश्यों को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। ऐसे नहीं कि पाठ्य पुस्तक यूं ही लिखती, कुछ ना कुछ उसका उद्देश्य होना बहुत जरूरी है। जैसे कि पुस्तक में अन्य उद्देश्यों को पूरा करने की प्रेरणा विद्यमान होनी चाहिए। अन्य जो उद्देश्य होते हैं उनको पूरा करने की भी प्रेरणा होनी चाहिए। भाषा की पाठ्य पुस्तक में भाषा ज्ञान वृद्धि का पूरा उद्देश्य होना चाहिए। यानी भाषा ज्ञान में कैसे वृद्धि की जा सके, उसमें विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची हैं, तत्सम तद्भव, देशज विदेशी हैं, यानी सब तरीके की संधि समास वगैरह सब कुछ उसमें होना चाहिए। आई बात समझ में। रोचकता, पाठ्य पुस्तक में रोचकता का तत्व विद्यमान होना चाहिए। यानी पढ़ने में रुचि होनी चाहिए विद्यार्थी को। जिन विषयों में छात्रों की रुचि होती है उसके अध्ययन में वे ऊबते नहीं है और सीखते। तो देखो रुचि सबसे बड़ी चीज़ होती है विद्यार्थी के जीवन में। रुचि अगर अपने की, जैसे अपनी रुचि होती है साइंस पढ़ने में, कोई विद्यार्थी की प्रयोग वगैरह करने में, तो वो साइंस को बहुत अच्छे से सीख सकता है, बहुत अच्छे से समझ सकता है और उसको काफ़ी घंटों तक उसका अध्ययन कर सकता है। और कोई भी चीज़ होती है उसको बहुत ही जल्दी सीख लेता है। रुचि से मतलब आपको एक साधारण उदाहरण में मैं समझाऊँ, अपनी रुचि मतलब जैसे बाइक चलाने में अपनी रुचि है, तो अपन बाइक चलाना बहुत ही शीघ्रता से और बहुत ही जल्दी सीख लेते हैं, क्योंकि अपनी उसमें रुचि है। और एक अपनी क्या है कि मतलब दूसरी बात है अपने को मतलब जैसे दे दिया ट्रैक्टर चलाना, तो अपनी ट्रैक्टर चलाने में रुचि नहीं है तो अपन उसको नहीं सीख सकते हैं। और अगर सीख भी लेंगे तो ज़बरदस्ती से अपने साथ कोई मतलब ज़बरदस्ती कर लेगा, तो 2-4 महीनों में उसको गुड़ाना सीख लेंगे, अपन उसको हल्ले हल्ले से चलाना सीख लेंगे, परंतु उसमें अच्छे से अपने क्या है कि अच्छे ड्राइवर नहीं बन पाएंगे। जबकि अपनी रुचि बाइक चलाने में है तो अपना बाइक बहुत अच्छे से चला सकते हैं। तो अगर अपनी रुचि होगी तो उस विषय को अपन बहुत ही ध्यान से, बहुत ही शीघ्रता से, बहुत ही रुचि के साथ पढ़ते रहेंगे, काफ़ी घंटे तक उसके साथ अधिगम करते रहेंगे, तो अपन उसमें बोरियत भी महसूस नहीं करेंगे और शीघ्र ही उसमें अपने सीख लेंगे। कई विद्यार्थियों में होता है, जैसे कई विद्यार्थी गणित में रुचि लेते हैं तो वो मैथ्स को बहुत अच्छी तरीके से कई घंटों तक सवाल निकालते रहते हैं, बहुत अच्छे से उनको मैथ्स आने लगती है। जबकि कई विद्यार्थी मैथ्स से जी चुराते हैं, तो वो जैसे एसएसटी वगैरह है, हिंदी वगैरह, उनको पढ़ने लग जाते हैं, उसको वो सरलता से सीख लेते हैं। तो यही कारण है रुचि का। जिस चीज़ में अपनी रुचि होगी उस काम को अपन बहुत जल्दी से सीख लेते हैं। अगला देखिए, जीवन में संबद्धता। पाठ्य पुस्तकों में आए हुए विषय जीवन से संबंधित होने चाहिए। यानी अपने जीवन से संबंधित नहीं होंगे तो अपने को कोई मतलब ही नहीं है उसका। अपनी कल्चर से संबंधित, अपने रहन सहन से संबंधित, अपने वातावरण से संबंधित, अपने इतिहास से संबंधित, इनसे संबंधित अगर अपने जीवन से जुड़े हुए अगर होंगे तो अपन उसको बहुत आराम से सीख लेंगे। तो विद्यार्थी के जीवन से जुड़े हुए होने चाहिए। दूसरी, क्रमबद्धता, यानी पाठ्य पुस्तकों में पाठ क्रमबद्ध से होने चाहिए।
क्रमबद्धता इसीलिए होती है क्योंकि क्रमबद्ध से होती है तो अपन सरल से कठिन की ओर कोई भी विषय उसको आसानी से सीख लेंगे। यह क्रम छात्रों की आयु के अनुसार होना चाहिए, यानी छात्रों की मानसिक जो आयु होती है या फिर जैसे शारीरिक आयु होती है उसके अनुसार होनी चाहिए, तथा विषय को सरल से कठिन की ओर सिद्धांत के अनुसार व्यवस्थित करना चाहिए। यानी पहले पाठ सरल देने चाहिए जिसको बच्चे को आराम से सीखने में कोई दिक्कत नहीं हो, फिर उसके बाद में थोड़ा थोड़ा उसको हार्ड बना दिया जाता है। जैसे देखो, आप एक तो 6 क्लास की कोई साइंस की पुस्तक पढ़ते हो और एक आप है 12th क्लास की साइंस की पुस्तक पढ़ते हो, तो रात दिन का फर्क होगा, क्योंकि बच्चों के मानसिक स्तर के अनुसार कक्षा 6 होती है उसके स्तर के अनुसार ही उन्हें बताया जाता है साइंस में कि ये साइंस होता है, इसमें इस प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं, ये होता है, नॉर्मल वे में समझाया जाता है। जबकि वही बात अगर अपन 12th में चाहते हैं तो वो विस्तार रूप में अपने सामने आ जाती है। अगर भाषा की बात करें तो अपने को क्या है कि सीधा सीधा बताया जाता है, जैसे राम सीता गीता महेश सुरेश, इनमें संज्ञा है, बस इतना ही अपन को आराम से समझाया जाता है बिल्कुल। तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है, नदी पहाड़ तालाब इन सभी में जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। परंतु वही अगर आप 12th क्लास की भाषा की बात करेंगे तो सबको एक एक चीज़ को अलग अलग करके अपने को समझाया जाता है कि संज्ञा के इतने भेद होते हैं, इस प्रकार से वाक्य में प्रयोग किया जाता है, तो उसको मतलब थोड़ा विस्तार कर दिया जाता है। तो वो स्तर के अनुसार ही उनका क्या किया जाता है, विस्तार किया जाता है। तो ये जो पाठ्य पुस्तक होती है वो सरल से कठिन की ओर सिद्धांत के आधार पर ही व्यवस्थित की जाती हैं और करनी भी चाहिए। अगला देखिए, आदर्शवादिता। पाठ्य पुस्तक में कुछ पाठ ऐसे जो विद्यार्थियों को एक नया संदेश देते हैं और नई प्रेरणा तथा नए आदर्श प्रदान करने में सक्षम होते हैं। यानी पाठ्य पुस्तकों में कुछ पाठ ऐसे होते हैं जो विद्यार्थियों को एक संदेश मिलता है, जिसमें एक सीख मिलती है, एक शिक्षा मिलती है, एक मतलब प्रेरणा मिलती है, उसके आधार पर वो क्या है कि आदर्श प्रदान करने में भी सक्षम होते हैं। अगला है व्यवहारिक। पाठ्य पुस्तकें ऐसी होनी चाहिए जो बालकों की व्यवहारिक बुद्धि को विकसित कर सकें और उसके लोकाचार की शिक्षा प्रदान कर सकें। मतलब व्यवहारिक शिक्षा का या सामाजिक शिक्षा का मतलब ये होता है जैसे कि अपन को एक दूसरे के प्रति सहायता करने की भावना होनी चाहिए अपने मन में, एक दूसरे के प्रति भलाई करने से मतलब परोपकार की भावना होनी चाहिए। जैसे अपन बात करें पर्यावरण की, जीव जंतुओं की या फिर अपाहिज व्यक्ति की, तो उनकी अपने में मतलब ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। उसमें एक दो पाठ ऐसे होने चाहिए कि कोई अपाहिज हो तो अपन को उसकी शिक्षा, उसकी मतलब सहायता करनी चाहिए, पर्यावरण की अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। तो इससे अपने क्या है कि लोकाचार की शिक्षा प्राप्त होती है, सामाजिक शिक्षा प्राप्त होती है, व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त होती है कि अपन एक दूसरे व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, एक दूसरे प्राणी के साथ। शुद्धता। भाषा की दृष्टि से पाठ्य पुस्तकें बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए, यानी छोटी बड़ी गलतियां उसमें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से शब्दों का शुद्ध रूप ही उसमें लिखना चाहिए। यह पाठ्य पुस्तकों के उद्देश्य होते हैं। सार्थकता। अब देखिए सार्थकता यानी पाठ्य पुस्तकों का क्या मतलब है। पाठ्य पुस्तक का प्रत्येक शब्द वाक्य तथा अनुच्छेद सार्थक होना चाहिए, यानी उसका कोई ना कोई मतलब होना चाहिए, कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए उनका। अनावश्यक शब्दों या फिर शब्दों को पाठ्य पुस्तकों में स्थान नहीं देना चाहिए, यानी फालतू की बातें उसमें नहीं लिखनी चाहिए। जबकि आजकल की जो पाठ्य पुस्तकें आ रही हैं उसमें बकवास ज़्यादा होती है और काम की बातें बहुत कम आती है। तो मतलब जो अपने उपयोगी हैं वही शब्द वही वाक्य वही परिच्छेद उसमें होने चाहिए। सुसंबद्धता। पुस्तक का प्रत्येक वाक्य दूसरे वाक्य से सुसंबद्ध होना चाहिए, एक वाक्य दूसरे वाक्य से संबंध रखने वाला होना चाहिए। जैसे मोहन अच्छा लड़का है, वह पढ़ता है, वह विद्यालय में जाता है, 4 बजे उठता है, मतलब एक अच्छे से परिच्छेद एक दूसरे से जुड़ा हुआ वाक्य होना चाहिए। भाषा अधिकार वर्धकता। तो देखिए पाठ्य पुस्तकों की भाषा ऐसी होनी चाहिए कि छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि, यानी छात्रों के शब्द भंडार में उसमें वृद्धि होनी चाहिए। शब्दों का चयन और वाक्यों की योजना इस प्रकार की होनी चाहिए कि छात्रों के शब्द भंडार एवं सूक्ति भंडार में वृद्धि और उसका भाषा पर अधिकार बढ़ सके, यानी छात्रों का भाषा पर अधिकार बढ़ सके, उसमें पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, एकार्थी शब्द है, वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। छोटे बच्चों के लिए चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया जाना चाहिए तथा वाक्य भी अधिक लंबे व न हो और छोटे वाक्य होने चाहिए। चित्रात्मक भाषा का मतलब, चित्रात्मक शैली का मतलब ये है कि ऊपर जैसे एक चित्र बना दिया, जैसे एक मोर का चित्र बना दिया, नीचे उसका नाम लिख दिया ये मोर है। एक बगीचे का चित्र बना दिया, नीचे नाम लिख दिया बगीचा है। तो मतलब चित्रात्मक शैली का प्रयोग होना चाहिए और वाक्य लंबे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल छोटे छोटे वाक्य होने चाहिए। ठीक है। पाठ्य पुस्तकों की साज सज्जा। तो देखिए पुस्तकों की साज सज्जा दो भागों में व्यवस्थित होती है। एक तो आंतरिक साज सज्जा होती है। अब आंतरिक साज सज्जा में देखिए क्या होता है कि पुस्तक के प्रारंभ में विषय सूची, चित्र सूची, तालिका सूची तथा पुस्तक में प्रयुक्त तकनीकी एवं संक्षिप्त शब्दों की सूची होनी चाहिए। मतलब पाठ्य पुस्तक में विषय सूची सबसे पहले आती, फिर उसमें चित्र सूची, फिर उसमें तालिका सूची, पुस्तक में प्रयुक्त तकनीकी यानी किस तकनीकी के माध्यम से इसका निर्माण किया गया, संक्षिप्त शब्दों की सूची इसमें होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक की छपाई स्पष्ट होनी चाहिए, यानी शब्द साफ दिखाई देने चाहिए
और शीर्षक और उपशीर्षक की आवश्यकता के अनुसार मोटे फॉन्ट और टाइप होने चाहिए, मोटे फॉन्ट में मोटे मोटे अक्षरों में लिखे होने चाहिए। अन्य शब्दों का आकार आसानी से पढ़ने के योग्य, यानी शब्द आसानी से अपन पढ़ सकें। ये नहीं कि छोटे छोटे शब्द उसमें लिख दिए, पढ़ने में समस्या हो, ऊपर की लाइन पढ़ते हैं नीचे वाली लाइन समझ में नहीं आती क्या लिखा हुआ। आ रही है ना बात समझ में? तो मोटे फॉन्ट में होनी चाहिए। ये होती है पाठ्य पुस्तकों की। टाइप सामग्री की आवश्यकता। टाइप सामग्री को आवश्यकता से अधिक फैलाकर पुस्तक का आकार बड़ा नहीं किया हुआ हो, वह मार्जिन उचित तथा सामान्य होनी चाहिए। यानी ये नहीं है कि टाइप राइटिंग का भी बड़ी बड़ी लिख दें तो पुस्तक का आकार भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो पुस्तक का आकार फैला करके बड़ा नहीं करना चाहिए, बल्कि हिसाब का मतलब जैसे अपने समझ में आए ऐसा मार्जिन उचित और सामान्य होना चाहिए। पुस्तकों में आवश्यकता अनुसार उदाहरण चित्र और लेखा चित्र, ग्राफ, मानचित्र, रेखा चित्रों का प्रयोग किया हुआ होना चाहिए, क्योंकि एक अच्छी व सुस्पष्ट तस्वीर 1000 शब्दों की कीमत होती है। इसमें पुस्तक को आवश्यकता अनुसार उदाहरण भी होने चाहिए, चित्र भी होने चाहिए, रेखा चित्र, ग्राफ, मानचित्र, उन सभी का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि एक अच्छी और स्पष्ट जो तस्वीर होती है वो 1000 शब्दों की एक साथ कीमत अदा कर देती है। आइए बात समझ में। पुस्तकों के अंत में परिशिष्ट व स्रोत पुस्तकों की सूची में होना चाहिए। पुस्तकों के प्रकाशन संबंधी सूचनाएं जैसे प्रकाशक, प्रकाशन तिथि आदि सूचनाओं को देना चाहिए। यानी मतलब इसमें कहने का मतलब क्या है, पुस्तक अपन छापते हैं तो उस प्रकाशक का नाम होना चाहिए, प्रकाशन कब हुई थी उस तिथि को होनी चाहिए, आदि सारी सूचनाएं, उसमें लेखक का नाम भी होना चाहिए। ये बात आंतरिक होती है। अब बाहरी साज सज्जा में क्या होता है कि देख, पुस्तक का कागज सुंदर व पर्याप्त मोटाई वाला होना चाहिए, यानी कवर अच्छा मोटाई का होना चाहिए। पुस्तक की जिल्द सुदृढ़ होनी चाहिए, यानी उसकी जो जिल्द होती है, जिसको अपन ऊपर से कवर देखते हैं, उसको वो सुदृढ़ मोटी होनी चाहिए। पुस्तक का आकार अधिक बड़ा नहीं होना चाहिए, आकार ऐसा हो कि विद्यार्थी उसे आसानी से लाभ ले जा सके। यानी पुस्तक का आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि आराम से उसे विद्यार्थी आसानी से ले जा सके। विद्यार्थी के मुख पृष्ठ, जिल्द आदि शुद्ध आकर्षक होनी चाहिए, यानी आकर्षित होनी चाहिए। पुस्तक का कवर देखते ये लगना चाहिए कि हाँ वास्तव में बहुत ही शानदार पुस्तक है। सिलाई ऐसी होनी चाहिए कि पुस्तक आसानी से खोलकर सुविधापूर्वक पढ़ी जा सके। सिलाई भी बिल्कुल अच्छी तरीके से सिली होनी चाहिए, अच्छी तरीके से मतलब उसको शिल्ड किया जाना चाहिए, जिससे कि आसानी से खोलकर अपन सुविधापूर्वक पढ़ सकें। ये नहीं कि बहुत बुरी तरह से उसको चिपका दिया इतना मतलब कठोर तरीके से, जिससे कि खोलने में पन्ने होंगे वो फट जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों का मूल्य कम होना चाहिए, जिससे कि प्रत्येक बालक उसको प्राप्त कर सके, यानी अधिक मूल्य की पुस्तक वो नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी का अधिकार है शिक्षा का, तो प्रत्येक विद्यार्थी उसको खरीद सके। ये बात होनी चाहिए पुस्तकों में। अब देखिए यहाँ तक तो पुस्तकों की बात थी, अब अपन बहुमाध्यम की चर्चा करेंगे, जिसमें मतलब कंप्यूटर है, इंटरनेट है, टीवी है, सीसीटीवी है, रेडियोज है, टेप रिकॉर्ड है, वो सारे माध्यम होंगे। यहाँ से अक्सर एग्जाम्स में प्रश्न पूछे भी जाते हैं मित्रों। देखो बहुमाध्यम में अनेक माध्यमों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अनेक हो गए ना, तो इसके द्वारा एक विषय वस्तु को विविध प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री, यानी वो शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग के द्वारा सुगमता से निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रयुक्त किया जाता है। यानी एक कोई पाठ्य पुस्तक है और विषय वस्तु है, उसको विविध प्रकार से अपन पढ़ सकते हैं। अनेक प्रकार के उसमें क्या होते हैं, शिक्षण सहायक सामग्रियाँ होती हैं, उनका प्रयोग करके बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति से इसको अपन प्राप्त कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आजकल तो देखो बहुत से मतलब सहायक सामग्रियाँ प्रयुक्त की जा रही हैं। जैसे कि अब आप पढ़ रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और आप जिस माध्यम से पढ़ रहे हो, तो ये एक सहायक सामग्री, तो आपके पास मैटर हो या ना हो, आपके पास एक अगर मतलब 4G मोबाइल है तो उसके माध्यम से भी आप आराम से बहुत अच्छी तरीके से किसी भी प्रकार का अध्ययन है वो कर सकते हो। तो देखो बहुमाध्यम का महत्व क्या क्या है अपने जीवन में, यहाँ से अक्सर प्रश्न आता है। इन पॉइंटों को बहुत ही दिमाग से, बहुत ही आराम से, सरलता से इनको समझिए। देखो बहुमाध्यम के महत्व अपने जीवन में क्या। देखो बहुमाध्यम का प्रयोग शिक्षण अधिगम, यानी शिक्षा को सीखने की प्रक्रिया को ज़्यादा सरल, सुगम और प्रभावशाली बनाता है। ये जो बहुमाध्यम है, जैसे इंटरनेट है, मोबाइल है, कंप्यूटर, टेप रिकॉर्ड है, ये सारी जो चीज़ें हैं, चाहे सारी जितनी शिक्षण सामग्रियां हैं, वो अपने शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को बिल्कुल सरल, सुगम और प्रभावशाली बनाते हैं, यानी पढ़ने में अच्छी भी अपन को लगती हैं। आ रही है ना बात समझ में? अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला देखिए,
दूरवर्ती शिक्षा के क्षेत्र में बहुमाध्यम अत्यधिक महत्व है। दूरवर्ती का मतलब जैसे अपने राजस्थान में रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, वहाँ पर मतलब स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, वहाँ पर पाठ्य पुस्तकें टाइम पे नहीं पहुँच पाती हैं। अगर वहाँ पर इंटरनेट की सुविधाएं हो या रेडियो की कोई सुविधा हो, टेप रिकॉर्ड की कोई सुविधा हो, तो दूरवर्ती क्षेत्रों में बहुमाध्यम से अत्यधिक महत्व होता है। उनको वो विद्यार्थी भी आराम से इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। अगर उनके पास इंटरनेट है, चाहे अगला दिल्ली में हो, चाहे विदेश में हो, कहीं से भी बैठ के उनको पढ़ा रहा है, तो अपने घर बैठे आराम से वो लोग पढ़ सकते हैं। आ रही है बात समझ में? बहुमाध्यम अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाता है। अब देखो, बहुमाध्यम होता है वो अधिगम प्रक्रिया को रोचक क्यों बनाता है? जैसे शिक्षक होता है वो हाव भाव के माध्यम से किस प्रकार से अपनी आवाज़ के माध्यम से या अपने मतलब मॉडल चार्ट चित्र के माध्यम से किसी भी प्रकार से अधिगम की प्रक्रिया को वो क्या बना देता है? रोचक यानी अच्छी बना देता है। कुछ शिक्षक शंकालु होते हैं जो भरी कक्षा में क्या है कि बोल नहीं पाते। बहुत से ऐसे शिक्षक देखे हैं मैंने, जो भरी कक्षा में जैसे 60 विद्यार्थी एक कक्षा में बैठे हैं, तो उन विद्यार्थियों की आवाज़ नहीं निकल पाती, जबकि उनका अपने सब्जेक्ट पे बहुत अच्छा कमांड होता है, वो गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, बट उनकी आवाज़ नहीं निकल पाती उन छात्रों के सामने। तो वो अकेले में बैठ के तो अच्छी तरीके से बोल सकते हैं ना, कि उनको ऐसा लगे कि हमें मुझे कोई नहीं देख रहा, तो वो बिल्कुल आराम से क्या है कि पढ़ा सकते हैं, अपने सब्जेक्ट पर अच्छी तरीके से अधिगम विद्यार्थियों को करवा सकते हैं। तो बहुमाध्यम होता है वो अधिगम को रोचक बना सकता है, मतलब अनेक प्रकार के मॉडल चित्र चार्ट का प्रयोग करके। आ रही है बात समझ में? आगे देखो, बहुमाध्यमों के प्रयोग से छात्रों के लिए विषय वस्तु ज़्यादा स्पष्ट और बोधगम्य हो जाते हैं। ज़्यादा स्पष्ट और बोधगम्य तो यूँ हो जाती है, जैसे आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे मान लो एक इतिहास का कोई चैप्टर है, जैसे सोचो महाराणा प्रताप के बारे में बता रहा हूँ आपको, तो मैं आपके सामने महाराणा प्रताप का वर्णन करूंगा, उसके साथ साथ में महाराणा प्रताप के चित्र भी आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा ना, तो वो चित्र देख करके, जैसे महाराणा प्रताप भाला लेकर के कैसे मानसी पर वार कर रहे हैं, वो चित्र जब आपके सामने आएगा, तो मेरी बताई हुई सारी राम कथा आपके दिमाग में यानी समर्थी पटल पर वहीं पर ही स्थापित हो जाएगी। आशा करता हूँ कि बात अच्छी तरीके से समझ में आएगी। विषय वस्तु ज़्यादा स्पष्ट और बोधगम्य यानी सीखने योग्य हो जाती है। इन्हीं पाठों को रटने की जरूरत नहीं पड़ती है, वरना अपन महाराणा प्रताप के रट्टा ही मारते। 1540 में जन्म हुआ था, 1593 में मृत्यु हुई थी, 1572 में राज्याभिषेक हुआ था, ऐसे ऐसे करके 1567 में इससे युद्ध किया था, 1518 में हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था, 83 में मतलब दिवेर का युद्ध हुआ था, ये हाकिम खान सूर उसका सूबेदार था, फलाना ढिमका, मतलब सारी कथा आपको रटनी पड़ती है। जबकि आपको मैं अगर ये चित्र दिखा दूंगा ना, तो रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। हल्दीघाटी का चित्र आपके सामने होगा, चेतक का चित्र आपके सामने होगा, 1578 हल्दीघाटी के युद्ध का चित्र होगा, 1583 में दिवेर का युद्ध का चित्र आपके सामने होगा, और उधर गोगुंदा का चित्र आपके सामने होगा। तो सोचो आप, मतलब एक मिनट में आपके सारी की सारी बात है वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी, आपकी समर्थी पटल पे खटाक से छप जाएगी। तो ये बोधगम्य और पाठों को रटने की जरूरत नहीं होती। आई बात समझ में? जैसे आप बड़े बड़े यूट्यूब चैनल देखते हो, जिसमें मतलब डिजिटल बोर्ड होता है, उसमें आराम से सारी सुविधाएं होती हैं। आगे देखिए, शिक्षक कठिन और जटिल संपत्तियों को सरलता से पढ़ा करके समय और शक्ति दोनों की बचत कर सकता है। कि शिक्षक होता है वो कठिन जो टॉपिक होते हैं, जो अपने समझ में नहीं आते, जो जटिल होते हैं, उनको बिल्कुल सरलता से, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि इतिहास का चैप्टर ऐसे पढ़ा सकते हैं, उसी प्रकार से आपको मैं साइंस की अगर बात करूं, तो साइंस का अगर अपने माइट्रोकॉन्ड्रिया की बात करें, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया के मतलब उसकी व्याख्या को रटने की बजाय अपन को कोई एक चित्र दिखा दे उसका, और चित्र के बारे में थोड़ा सा बता दे, तो बिल्कुल आराम से आपने सारी बात है वो बिल्कुल समझ में आ जाती है। इसमें कम समय में बात समझ में आ जाती है, और अपनी शक्ति है, अपनी एनर्जी है, वो भी, उसका भी क्या होता है, बचत होती है। आगे देखो, छात्रों की थकान दूर होती है। छात्रों की थकान तो होगी कहाँ, वो घर पे रहेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, बोरियत महसूस ही नहीं होगी, तथा एक ही विधा में उत्पन्न बोरियत उसकी खत्म हो जाएगी, बोर वो होंगे ही नहीं। आगे देखो, अधिगम अनुभव आनंददायक होते हैं, यानी अधिगम होता है वो अनुभव से और आनंददायक होता है इस इन बहुमाध्यमों का प्रयोग करने से। और प्रत्येक छात्र को अपनी योग्यता और गति के अनुसार अध्ययन के अवसर भी प्राप्त होते हैं, यानी विद्यार्थी को अपनी योग्यता के अनुसार, जैसे मैं आपको बात करूँ, कक्षा 6 का छात्र पढ़ना चाहता है, उसको कक्षा 6 का आराम से वीडियो देख सकता है। और वही टॉपिक का अगर कोई 12th क्लास का विद्यार्थी है वो देखना चाहता है, तो वो अपने 12th क्लास के अनुसार भी अपना वीडियो देख सकता है। तो अपने गति के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी मानसिक उम्र के अनुसार, अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार वो उनको अलग अलग अवसर प्राप्त होते हैं। ये कोई बंधन नहीं होता है कि भैया अब इसमें 6 बजे हैं तो इसमें छठी क्लास का ही वीडियो आएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। अगर 12th क्लास का तो वो भी उसको देख सकता है अपने हिसाब से। छात्र सक्रिय रूप से कक्षा कार्य में रुचि लेते हैं तथा गहन अध्ययन में समर्थ होते हैं। और अपने गहन अध्ययन में, मतलब अपन देखते हैं ना किसी चीज़ को, मतलब जैसे यूट्यूब पे या टीवी पे या मतलब टेप रिकॉर्ड पे सुनते हैं, रेडियो पे सुनते हैं, तो अपन उसमें क्या है कि रुचि लेते हैं कि कोई शब्द या कोई चीज़ अपने से छूट नहीं जाए। पूरी अपना ध्यान होता है उस वीडियोज़ पर ही एकत्रित रहता है। आई बात समझ? बहुमाध्यम शिक्षण के अन्य साधन। अब देखो, कंप्यूटर सबसे महत्वपूर्ण यही साधन है।
देखो बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल आराम से समझिएगा, आप लोग बोरियत मत महसूस कीजिएगा इस चीज़ में। इसमें से मतलब 2 प्रश्न आपके एग्जाम्स में रीट में 100% आएंगे। तो देखो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक साधन है, पूछा जा सकता है कंप्यूटर कैसा साधन है, इलेक्ट्रॉनिक साधन है जो कि क्रमादेश के अनुसार यानी क्रम के अनुसार या फिर क्रमादेश के निर्णय अनुसार डाटा आंकड़े ग्रहण करता है, यानी उसमें जैसा आप डालते हैं तो उसके अनुसार उसमें इकट्ठे रहते हैं आंकड़े, क्रम के अनुसार उस पर सक्रियाएं करते हुए परिणामों का निर्गमन करता है। कंप्यूटर विभिन्न आकारों के हो सकते हैं, यानी कंप्यूटर अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है। कंप्यूटर विद्यार्थियों की अनुक्रियाओं का अभिलेखन, रिकॉर्ड तथा विश्लेषण करने के साथ साथ विद्यार्थियों के उत्तरों की प्रतिक्रिया भी करता है। कंप्यूटर क्या क्या कार्य करता है, देखो कंप्यूटर विभिन्न आकार जो होते हैं, कंप्यूटर विद्यार्थियों की अनुक्रियाओं का अभिलेखन करता है, यानी जो विद्यार्थी अनुक्रिया करते हैं उसका अभिलेखन करता है, उसका रिकॉर्ड रखता है, उनका विश्लेषण करने के साथ साथ विद्यार्थियों के उत्तरों की प्रतिक्रिया भी कर सकता है, यानी विद्यार्थी जो उत्तर मांगते हैं वो भी कंप्यूटर दे देता है तुरंत। अधिगम सामग्रियों की बड़ी विविधता का भंडार एवं सूचनाओं का परिचालन करता है, यानी अधिगम की बहुत सी सामग्रियां उसमें संग्रहित रहती हैं, उनके सूचनाओं का भंडार रहता है, तथा ये एक स्थान से यह एक साथ अनेक व्यक्तियों की अधिगम आवश्यकताओं को निपट सकता है, यानी एक साथ अनेक प्रकार के अनेक विद्यार्थी जो हैं, अनेक जो लोग हैं वो भी इसमें सीख सकते हैं। ये बात नहीं है कि एक कंप्यूटर में एक ही विद्यार्थी सीख पाएगा, बल्कि अलग अलग कंप्यूटर होते हैं तो उनमें अपनी योग्यता के अनुसार सभी विद्यार्थी आराम से अपना अधिगम हो वो कर सकते हैं। अगला देखिए, संचार उपग्रह। सन 1982 की बात है कि सन 1982 शिक्षा और विकास के लिए इंटरनेट भारतीय राष्ट्रीय एक उपग्रह था, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय जैसी जो संस्थाएं हैं वो इनसेट के द्वारा राष्ट्रीय चैनल पर प्रसारण एवं शैक्षिक टीवी कार्यक्रम का कार्य निर्माण कर रही हैं। यानी इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद है, उन सभी ने मिलकर के एक उपग्रह का निर्माण किया, यानी एक उपग्रह छोड़ा है आकाश में और उसके माध्यम से अनेक प्रकार के शैक्षिक टीवी कार्यक्रम हैं, टीवी में शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम हैं, उनका संचालन भी हो रहा है। शैक्षिक टीवी, इसमें प्रतिबिंब आवर्धन सुविधाएं, वीडियो टेपिंग और रिप्लेइंग यानी बार बार देखना, और विश्वविद्यालय या फिर स्कूल के जो परिसर हैं उनके द्वारा चलाए जा रहे मुफ्त टीवी प्रणाली सम्मिलित है। और चिकित्सक महाविद्यालय हैं, जैसे मतलब मेडिकल कॉलेज की बात करें, उसमें शल्य क्रिया मतलब ऑपरेशन के द्वारा शल्य क्रिया, प्रयोगशाला कौशलों और कर्म कौशलों को शैक्षिक टीवी के द्वारा पढ़ाया जाता है। मतलब क्या होता है कि जैसे मेडिकल कॉलेज हैं उसमें ऑपरेशन थिएटर, जो आप सभी जानते हो शल्य कौशल का मतलब ऑपरेशन थिएटर, तो जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है, जो उसके विद्यार्थी होते हैं मेडिकल के, उन विद्यार्थियों को जब ऑपरेशन करना कैसे सिखाया जाए, तो ऑपरेशन रूम में तो ये अनुमति होती भी नहीं है कि डॉक्टर के सिवा कोई रहे, एक या दो रहते हैं और ऑपरेशन चलता रहता है पेशेंट का, परंतु वो शल्य क्रिया कैसे हो रही है वो टीवी के माध्यम से जो विद्यार्थी हैं उनको दूसरे कक्ष में दिखाया जाता है, उस कर्मशाला के माध्यम से कौशलों को टीवी के द्वारा उससे पढ़ाया जाता है, टीवी के माध्यम से उन विद्यार्थियों को दिखाया जाता है और सिखाया जाता है कि इस प्रकार से ऑपरेशन है वो डॉक्टर अंदर कर रहे हैं, फिर उनको प्रैक्टिकल करने की अनुमति होती है, पहले उनको सिखाया जाता है। शैक्षिक टीवी में मुफ्त टीवी प्रणालियों का उपयोग किया जाता है। एक प्रकार उच्च शिक्षा पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देशव्यापी कक्षा कार्यक्रम है उनको राष्ट्रीय नेशनल प्रसारण किया जाता है, राष्ट्रीय नेटवर्क के आधार पर प्रसारण उसका किया जाता है। मतलब जो शैक्षिक टीवी है मुक्त विश्वविद्यालय उसने शुरू किया है, उस टीवी प्रणाली का उपयोग है। इस प्रकार से उच्च शिक्षा विश्व अनुदान आयोग के द्वारा देशव्यापी यानी पूरे देश भर में कक्षा के हिसाब से कार्यक्रम संचालित होते हैं और उनका राष्ट्रीय नेटवर्क प्रसारित किया जाता है, यानी पूरे देश भर में उसका प्रसारण है वो एक साथ किया जाता है कि जैसे 8:30 बजे है वो इस हिसाब से इस विश्वविद्यालय के माध्यम से इस कक्षा का प्रसारण है वो किया जाएगा, वो सारे विद्यार्थी आराम से एक साथ देख सकते हैं। निकटबंध परिपथ टेलीविजन सीसीटीवी, निकटबंध परिपथ टेलीविजन सीसीटीवी देखें, निकटबंध परिपथ टीवी या फिर सीसीटीवी शैक्षिक टीवी का ही एक रूप होता है, यानी टीवी या फिर सीसीटीवी जो होते हैं वो शैक्षिक टीवी का ही एक रूप होते हैं। ये है विद्यार्थियों के बड़े समूह में के अध्यापन में बहुत उपयोगी, यानी विद्यार्थियों बड़े समूह मतलब पूरी कक्षा को एक साथ पढ़ाया जाता है। इसका उपयोग चिकित्सा, वही मैं आपको बता रहा था ना, मेडिकल कॉलेज चिकित्सा महाविद्यालय में किया जाता है। जब शल्य चिकित्सा ऑपरेशन किया जाता है, यानी मतलब जैसे ऑपरेशन किया जाता है
तब विद्यार्थियों को ऑपरेशन थिएटर में स्थान देना संभव नहीं है। यानी ऑपरेशन थिएटर में मैंने आपको बता चुका हूँ कि 2 या 3 ही व्यक्ति रहते हैं। मुख्य डॉक्टर होता है, एक सहायक होता है, एक आध नर्स वगैरह या कंपाउंडर वगैरह होते हैं, इतने ही लोग होते हैं। बल्कि अन्य जो विद्यार्थी होती हैं उनको जब ऑपरेशन थिएटर में स्थान देना संभव नहीं होता है तो बंद परिपथ टीवी के माध्यम से विद्यार्थियों को शल्य क्रिया ऑपरेशन के विभिन्न कमरों में दिखा सकते हैं। यानी उनके कक्षा कक्ष जो होते हैं विद्यार्थियों के मेडिकल कॉलेज के, उनको उस जो ऑपरेशन हो कर रहा है डॉक्टर, वो शल्य क्रिया कर रहा है, वो सारा कार्यक्रम उनको कक्षा कक्ष में दिखा सकते हैं। अतएव यह शिक्षण क्षेत्र में एक कक्षा से दूर या फिर अधिक स्थानों पर बढ़ावा देता है, यानी दूसरी कक्षा में दिखा सकते हैं। यह प्रदर्शित वस्तुओं का आवर्धन कर देता है, यानी जो प्रदर्शित वस्तुएं थी उनको आराम से दूसरी कक्षा में दिखा सकते हैं, जो कक्षा की स्थितियों में संभव नहीं हो पाता है। यानी कक्षा में ऐसे नहीं है कि डॉक्टर ऑपरेशन करेगा तो उस पेशेंट को कक्षा के भीतर ही ले आएगा और हाँ सभी विद्यार्थी आराम से देख लो, ऐसा कभी नहीं होता है। ऑपरेशन थिएटर में किसी की अनुमति नहीं होती है। जो विद्यार्थी जो मतलब प्रशिक्षु डॉक्टर होते हैं उनको कक्षा कक्ष में टीवी के माध्यम से वो कार्यक्रम दिखाया जाता है, बच्चे वैसे सीख लेते हैं, बाद में उनको प्रैक्टिकली करवाया जाता है। आगे देखिए, अंतर क्रियात्मक वीडियो। अंतर क्रियात्मक वीडियो में वीडियो और कंप्यूटर साधित शिक्षण की विद्यमान प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है और दोनों माध्यमों के सभी लाभ उठाते हैं हुए उनके बीच एक प्रभावी अंतर क्रिया का जन्म होता है। यानी अंतर क्रियात्मक वीडियो वो होता है जिसमें वीडियो और कंप्यूटर प्रशिक्षण, यानी वीडियो तो होता है, ये साथ साथ में कंप्यूटर साधित जो शिक्षण होता है उनकी विद्यमान प्रौद्योगिकियों, यानी बड़ी बड़ी जो IITs वगैरह होती हैं, बड़ी बड़ी IIMs जो संस्थाएं होती हैं, उनमें उसका उपयोग किया जाता है और दोनों माध्यमों से तभी लाभ उठा पाते हैं जब उनके बीच एक प्रभावी अंतःक्रिया, जब दोनों, तभी एक तो मतलब एक तरफ शिक्षक होता है, दूसरी तरफ शिक्षार्थी होते हैं, जब दोनों इस बात को शिक्षक उनको बताता है और विद्यार्थी उस बात को क्या कहते हैं, ग्रहण करते हैं, तो दोनों में प्रभावी अंतःक्रिया जब तक नहीं होगी तब तक उसमें मतलब प्रभावी शिक्षण नहीं हो पाएगा। जबकि प्रभावी अंतःक्रिया होंगी तो उसमें दोनों में प्रभावी अंतःक्रिया को जन्म वो दे देंगे। आगे देखिए, दूर वार्तालाप टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ये तो नॉर्मल सी बात है। देखो, दूर वार्तालाप या टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, दूर वार्तालाप एक छात्र शब्द है। दूर वार्तालाप का मतलब एक छात्र शब्द है जो अलग अलग 2 या 2 से अधिक स्थानों पर भाग लेने वालों के बीच इलेक्ट्रॉनिक संयोजक का द्योतक होता है। सीधी सी बात है, टेलीफोन होता है, उसके माध्यम से शिक्षक होता है वो शिक्षार्थी को पूछता है कि तुम्हारे साथ कोई समस्या नहीं हो रही है, किसी टॉपिक से संबंधित तुम्हारे में समझ में नहीं आया तो वो बताओ। तो दो लोगों के बीच में, 2 स्थानों में भाग लेने के बीच में एक इलेक्ट्रॉनिक संयोजक का द्योतक होता है, यानी साधन होता है। 2 व्यक्तियों को जोड़ने वाले टेलीफोन वार्तालाप से भिन्न दूर वार्तालाप विभिन्न स्थानों पर बैठे 2 से अधिक उपभोक्ताओं में श्रव्य, दृश्य या फिर कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के द्वारा आपस में जोड़ देता है। या तो उसको टेलीफोन के माध्यम से या फिर कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षक और शिक्षार्थियों को क्या कर देता है, वो जोड़ देता है। यह हमारी समग्र संचार प्रणाली का महत्वपूर्ण साधन है। ये जो साधन है हमारी संपूर्ण संचार प्रणाली उसका महत्वपूर्ण साधन है, जो शिक्षा एवं व्यवसायी बैठकों के लिए एक मूल्यवान साधन है के रूप में उभर रहा है। मतलब क्या होता है कि कभी कभी आप लोग नहीं सुनते कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से टेलीकॉन्फ्रेंस करेंगे। तो प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठे हैं जबकि सारे जो CM मुख्यमंत्री वो अपने अपने ऑफिस में बैठे हैं, तो सभी को टीवी के माध्यम से, वो फोन के माध्यम से जुड़े हुए रहते हैं। यानी CM जो बोलेगा वो PM को सुनेगा, PM जो बोलेगा वो सारी CM है उनको सुनेगा, अपनी बात वो सुना भी सकते हैं और अपनी बात रख भी सकते हैं। तो ये होता है टेलीकॉन्फ्रेंस। आई ना बात समझ में? ये मूल्यवान साधन वर्तमान में ये उभर रहा है। इसका उपयोग विचार मंथन करने, ब्रेन स्टार्मिंग, प्रश्न पूछने, मतलब आपको मैं साधारण सी भाषा में बताऊं, जैसे प्रधानमंत्री होते हैं वो CM से प्रश्न पूछ सकते हैं, CM होते हैं वो अपनी बात प्रधानमंत्री को बता सकते हैं। इसी प्रकार एक शिक्षक होता है और शिक्षार्थी उसके साथ जुड़े हुए होते हैं, तो शिक्षक उनसे प्रश्न पूछ भी सकता है और शिक्षक से छात्र होते हैं वो प्रश्न कर भी सकते हैं। तो आराम से सरल भाषा में समझिएगा कि इसका उपयोग विचार मंथन, ब्रेन स्टार्मिंग, प्रश्न पूछने, भूमिका निर्माण, समूह में चर्चा, केस अध्ययन, समस्या समाधान, यानी किसी विद्यार्थी के सामने कोई समस्या आ जाए उसका समाधान, उसके किसी केस से संबंधित, यानी वो विद्यार्थी आपस में भी समूह में वो चर्चा कर सकते हैं, आदि के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग ज्ञान भंडार में महत्वपूर्ण विकासों और नवाचारों के बारे में विद्यार्थियों और अध्यापकों, यानी इसका उपयोग है वो विद्यार्थियों ज्ञान भंडार में महत्वपूर्ण विकास में और नए नए नवाचार के बारे में विद्यार्थियों और अध्यापकों को अवगत कराने के लिए, यानी विद्यार्थी और अध्यापक उनको अवगत कराने के लिए किया जाता है। दूर वार्तालाप के द्वारा अतिथि आख्यानों की भी व्यवस्था की जाती है, यानी दूर जो वार्तालाप होते हैं उसमें अतिथि व्याख्यान जो दिए जाते हैं उनकी व्यवस्था की जाती है। अतिथि अध्यापक यानी दूसरे विद्यालय का अध्यापक, अतिथि अध्यापक सजीव प्रस्तुतिकरण करके इलेक्ट्रॉनिक विधि से
कक्षा दृश्य स्थिति, यानी आजकल होते हैं ना कि जैसे यूट्यूब पे लाइव आते हैं, तो वो एक तरह से क्या होता है, शिक्षक और विद्यार्थी दोनों आपस में अच्छी तरीके से बात करते हैं ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। छात्र होते हैं वो आराम से शिक्षक से प्रश्न पूछ सकते हैं कि सर हमारी ये समस्या है। आई बात समझ में? इस विधि से कक्षा कक्ष सदृश्य स्थिति से विद्यार्थियों के साथ में सम्मेलन कर सकता है, यानी शिक्षक विद्यार्थी आराम से मिल जाते हैं दोनों से, कोई किसी प्रकार का कोई कंफ्यूज नहीं रहता। आप लाइव देखते हो आजकल तो। इस प्रकार दूर वार्तालाप से सहभागिता सहभागीदारी स्कूलों या फिर अधिगम केंद्रों के लिए अध्ययन के विशिष्ट क्षेत्रों में सर्वोत्तम संसाधनों तथा विशेषज्ञों का लाभ उठाना संभव हो जाता है। यानी विषय विशेषज्ञ होते हैं, उनसे विद्यार्थियों के सामने अगर कोई समस्या होती है तो आराम से उससे प्रश्न पूछ करके उसका अपना समाधान कर सकते हैं, उनसे लाभ उठा सकते हैं, जो सामान्य परिस्थितियों में सभी स्कूलों या फिर विद्यार्थियों को स्वतः उपलब्ध नहीं हो पाता है। सभी को ये उपलब्ध नहीं हो पाता है, थोड़ी कॉस्टली प्रणाली होती है ना। सभी स्कूलों या फिर विद्यार्थियों को ये संभवतः उपलब्ध नहीं हो पाता है। सर्वे वार्तालाप, सर्वे वार्तालाप में क्या होता है? सर्वे वार्तालाप में विद्यार्थी अध्यापक को सुन सकते हैं, यानी मतलब फोन पे बात हो सकती है, और सर्वे प्रणाली से प्रश्न पूछ सकते हैं, यानी सुनने के माध्यम से वो प्रश्न पूछ सकते हैं। इसमें अध्यापक और विद्यार्थी एक दूसरे को देख नहीं सकते, मतलब फोन करेंगे तो एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे, जबकि आजकल तो वीडियो कॉलिंग चल रही है तो देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। इसमें केवल एक व्यक्ति एक बात करने के बजाय अनेक स्कूलों में अनेक विद्यार्थियों से बात की जा सकती है, यानी अनेक स्कूलों से उस फोन को जोड़ दिया जाता है। सर्वे वार्तालाप प्रभावी और परिचर्चाओं में भाग लेने के लिए विभिन्न स्थानों में, इसको मतलब अपन क्या है कि वेबिनार बोल सकते हैं। आप लोगों ने नहीं सुना होगा, जैसे वेबिनार होते हैं, कभी कभी मैं भी क्या करता हूँ, कई यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी मुझसे जुड़ जाते हैं और किसी टॉपिक से संबंधित, जैसे मैं आपको बताऊं कि मुझे कई बार साहित्य के टॉपिक्स दिए जाते हैं कि सर आधुनिक कहानियों के बारे में समझाओ, कहानीकारों के बारे में बताओ, तो मैं आधुनिक जो जितने भी कहानीकार हैं, जितनी भी कहानियाँ चल रही हैं, उनके बारे में हमारी लंबी लंबी वार्तालाप चलती है। इधर से मैं अकेला बोलता हूँ, उधर से कम 100 या 50 विद्यार्थी हैं एक साथ वेबिनार के माध्यम से, सिर्फ फोन के माध्यम से जुड़े हुए रहते हैं। इसमें क्या है कि एक दूसरे का हम दिखते नहीं है, बल्कि आवाज़ हमें होती है, वो आराम से सुन सकते हैं। विद्यार्थी प्रश्न भी पूछ सकते हैं, कई बार प्रश्न करते हैं विद्यार्थी, कई बार मैंने वेबिनार किए हैं। आप लोग अगर जीवन में कभी मौका मिले तो करना वेबिनार। वेबिनार में मतलब सिर्फ श्रव्य साधन ही होगा, उसमें मतलब वीडियो कॉलिंग नहीं होगी, बल्कि सिर्फ कॉलिंग ही होगी, उसमें सुनाई देगा। विद्यार्थियों से बात की जा सकती है। सर्वे वार्तालाप प्रभावी और परीक्षाओं में भाग लेने के लिए विभिन्न स्थानों के लोगों को मिलाने की एक सुविधाजनक विधि, यानी विभिन्न प्रकार के स्थानों के लोग जुड़ जाते हैं। जैसे मैं साहित्य की चर्चा करूँ, आपको अभी बताया था मैंने वेबिनार किए हैं एक दो, तो उन वेबिनारों में मेरे साथ में क्या है कि यूपी के, दिल्ली के और हैदराबाद के, मतलब काफ़ी जगह के लोग होते हैं, वो जुड़ जाते हैं उस वेबिनार में। उस वेबिनार का एक मतलब एक लिंक वगैरह मुझे दिया जाता है, उसको मैं एक्टिव करता हूँ और उसके बाद में हमारी वार्तालाप है वो शुरू हो जाती है। तो सर्वे वार्तालाप में सूचना, विचारों का अनुभव, विचारों का आदान प्रदान प्रभावी संचार उपकरण के माध्यम से होता है। यह शारीरिक शिक्षण की कक्षा और दूरस्थ खेल के मैदान और खेल समाचारदाताओं के बीच में तथा चिकित्सा विज्ञान की कक्षा और अन्यत्र भी की जा सकती है। किसी चिकित्सालय की शल्यशाला मतलब ऑपरेशन थिएटर, आपको मैंने बताया ना, शल्यशाला मतलब ऑपरेशन थिएटर के बीच में भी एक सस्ती संचार कड़ी बन जाती है। यानी एक डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन कर रहा है और उसको ऑपरेशन के दौरान कुछ समस्या आ गई, तो वो अपने सीनियर डॉक्टर से वो बात करके क्या करता है, उस समस्या का समाधान है वो कर लेता है। आ रही है बात समझ में? तो इस फोन के माध्यम से एक संचार की कड़ी होती है। अगला देखिए, वीडियो वार्तालाप, ये तो वर्तमान में चालू है। दो तरह वीडियो वार्तालाप, एक ऐसा दूर संलाप, संलाप का मतलब बोलना, एक ऐसा संलाप है जिसमें, जैसा कि नाम से प्रकट है, जिसमें वीडियो या फिर दृश्य सूचना का आदान प्रदान किया जाता है। दो तरफा वीडियो वार्तालाप में विद्यार्थी अध्यापक को और विभिन्न अधिगम केंद्रों पर स्थित साथी विद्यार्थियों को देख और सुन सकते हैं। वे अंतः क्रियात्मक परिवेश में सीख सकते हैं और विचारों का आदान प्रदान भी हैं, एक दूसरे से कर सकते हैं। सिर्फ सीधी सी बात है, वीडियो कॉलिंग है, ये दृश्य और श्रव्य दोनों साधनों काम आता है। कंप्यूटर वार्तालाप, तो देखिए कंप्यूटर वार्तालाप से तात्पर्य चित्रों, शब्दों या फिर रेखा चित्रों आदि का आदान प्रदान करने के लिए कंप्यूटर पर आधारित बैठक से है। यानी कंप्यूटर पर कक्ष में अपन बैठ जाते हैं और उसके माध्यम से दोनों बातचीत करते हैं। कंप्यूटर वार्तालाप में कार्यकलाप का वास्तविक काल और अवास्तविक दोनों परिस्थितियों में समर्थन के लिए विशेष यंत्र सामग्री और प्रक्रिया सामग्री तंत्रों का इस्तेमाल, यानी सारी सामग्री इसमें होनी बहुत ही आवश्यक होती है, उन सभी का एक साथ प्रयोग इसमें किया जाता है। VSAT अति सूक्ष्म द्वार अंतक, अति लघु द्वार अंतक VSST
एक संहत उपग्रह डिश छतरी या चक्री होती है, जिसे एक भू केंद्र में के निर्माण के लिए आवश्यक और इलेक्ट्रॉनिक यंत्र सामग्री के साथ जोड़ दिया जाता है। भू केंद्र में एक छोटा एंटीना, आमतौर पर व्यास 2.4 मीटर कम, इसके उपकरण होते हैं और वीएसएटी संदेशों का ग्रहण कर सकता है या फिर किसी अन्य सामग्री समाकृति में ग्रहण और संचार दोनों कर सकता है। वीएसएटी कुछ स्थलों को या फिर आवश्यकताओं को हो तो सैकड़ों स्थलों को जोड़ता है। यानी वीएसटी ऐसा होता है जो कुछ क्षेत्रों को या बहुत से क्षेत्रों को जोड़ देता है, जिसमें भौगोलिक रूप से अति दूरस्थ स्थान भी हो सकते हैं, यानी काफ़ी दूरस्थ जगह होती हैं जहाँ पर सूचनाएं उपलब्ध करवाना पॉसिबल नहीं होता है, मतलब असंभव होता है। अनेक परिसरों वाली संस्थाओं, विश्वविद्यालयों के लिए वीएसएटी उपयोगी होता है। रेडियो रेडियो संचार में लगभग सभी देशों में एक लोकप्रिय और सार्वजनिक माध्यम है। रेडियो बहुत ही प्राचीन है और बहुत ही लोकप्रिय और सार्वजनिक माध्यम है। सर्वाधिक लोगों तक जिसकी पहुंच है, गति और तात्कालिकता में उसकी अद्वितीय विशेषताएं हैं। भारत में पहला रेडियो स्टेशन मुंबई में जुलाई 1927 में स्थापित हुआ था। पूछा जा सकता है भारत में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ पर स्थापित हुआ? तो मुंबई में 1927 में। भारत में रेडियो प्रसारण आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो सेवाओं द्वारा होता है। स्कूल प्रसारण का शुभारंभ 1937 में कोलकाता में हुआ। अधिकतर आकाशवाणी केंद्र विद्यालयों के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैं। सुप्रसिद्ध शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, व्याख्याताओं, ऐतिहासिक वक्तव्यों आदि के प्रसारण के लिए रेडियो बहुत प्रभावी माध्यम है। नाटक, कहानियाँ, आंखों देखा हाल, खेल की खबरें, शैक्षिक समाचार और शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए ये सबसे श्रेष्ठ माध्यम है। रेडियो माध्यम शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लोकप्रिय और सबसे सस्ता साधन भी है ये रेडियो। फीता अभिलेखन, टेप रिकॉर्ड, इसमें देखिए ये एक अधिक लोकप्रिय अनुदेशन उपकरण है। अध्यापक विद्यार्थियों और अध्यापक वार्तालाप, संवाद आदि के सजीव रिकॉर्ड बना सकते हैं। यानी अध्यापक होता है वो अपना बात रिकॉर्ड करके छोड़ देता है इसमें। ये स्वतंत्र अध्यापन स्थितियों में बहुत उपयोगी। टेप रिकॉर्ड संदेश को रिकॉर्ड कर सकता है, यानी कोई संदेश देना चाहता है शिक्षक, उसको रिकॉर्ड करके उसमें रख सकते हैं और उसको सुनवा सकता है, या फिर रिकॉर्ड किए हुए टेप को सुना भी सकता है। आई बात समझिए। शिक्षक का जो उपदेश होता है, जो मुख्य बातें होती है उसमें रिकॉर्ड करके रख दी जाती हैं। सिरोपरि प्रक्षेपित्र प्रोजेक्टर, सिरोपरि प्रक्षेपित्र यानी ओएचपी कक्षा में और अन्य अध्यापन अधिगम स्थितियों में अध्यापक व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। यानी जो सिरोपरि प्रक्षेपित है वो कक्षा और अन्य जो अध्यापन अधिगम स्थितियाँ उनको व्यापक रूप से उसमें उपयोग किया जाता है। ये एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा अचल दृश्य सामग्री को प्रक्षेपित, यानी अचल दृश्य जिनको उठा के लाया नहीं जा सकता, जिसकी मतलब फोटो वगैरह खींच करके उसका वर्णन किया जा सकता है, उस सामग्री को स्क्रीन या फिर पर्दे पर दिखाया जा सकता है। यानी जैसे मैंने आपको पीछे बताया था वीडियोज में, जैसे महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी का युद्ध का दृश्य अगर आपको दिखाना है, तो ये तो है नहीं कि कक्षा में हल्दी घाटी को उठा करके ले आएंगे, बल्कि कक्षा में उन चित्रों को आपके सामने प्रदर्शित पर्दे पर किया जा सकता है। आई बात समझ में। त्रिआयामी चित्र, होलोग्राम, तो होलोग्राम आश्चर्यजनक यथार्थ के त्रिआयामी बिंब होते हैं। इन बिंबों को बिना कैमरे के होलोग्राफी पट्टिका या फिर लेंसहीन फोटोग्राफर भी बनाया जाता है, जिसमें एक लेजर प्रकाश या किरणपुंज का उपयोग इसमें किया जाता है। लेजर प्रकाश के लेजर किरणों के माध्यम से उस दृश्य को यहाँ पर प्रदर्शित है वो किया जाता है। समाचार पत्र पत्रिकाएं, ये तो काफ़ी प्रचलित हैं। समाचार पत्र साधारणतया मिश्रित आयु वर्ग के पाठकों के लिए, यानी सभी के लिए होते हैं समाचार पत्र। ये नहीं है कि भाई बच्चे समाचार पत्रों को पढ़ेंगे या फिर जवान पढ़ेंगे या फिर बूढ़े पढ़ेंगे, सभी के लिए समाचार होते हैं उसमें। इसमें नए और सामयिक विषय छपते हैं, जिसमें विभिन्न विषयों पर विद्यालयों जाने वाले बच्चों के लिए खंड होते हैं, यानी अलग अलग एक खंड बनाया होता है इसमें विद्यार्थियों के लिए। पत्रिकाएं आम जनता के लिए व विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के लिए प्रकाशित की जाती हैं, यानी छोटी छोटी पत्रिकाएं होती हैं। अध्यापन अधिगम में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोग इस प्रकार हैं कि सामयिक घटनाओं का अध्ययन और विश्लेषण, स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक समस्याओं का अध्ययन, पढ़ने का अभ्यास, लिखित अभिव्यक्ति तथा शैलियों का अध्ययन और कक्षा कार्यों के लिए दृश्य या चित्रात्मक सामग्री का प्रयोग किया जाता है। यानी कहने का मतलब है समाचार पत्र होते हैं वो सभी वर्गों के लिए होते हैं। छात्रों के लिए एक मतलब स्पेशली कॉलम आते हैं, कॉलम उसमें बने होते हैं। उस कॉलमों के माध्यम से विद्यार्थियों कुछ मतलब जिसको अपन कह सकते हैं कि जिसमें अपने
विद्यार्थियों के जीवन में कुछ प्रेरक प्रसंग लिखे हुए होते हैं, कुछ अनमोल वचन लिखे होते हैं और साथ ही साथ में विद्यार्थियों को क्या है कि समसामयिक घटनाओं से रूबरू करवाने के लिए, समसामयिक घटनाओं का अध्ययन करवाने के लिए, उसका विश्लेषण करने के लिए, जैसे स्थानीय समाचार होते हैं, फिर राष्ट्रीय होते हैं, फिर विश्व स्तर की जो समस्याएं होती हैं, उन सभी को पढ़ाने के लिए विद्यार्थियों को अभ्यास होता है वो विद्यालयों में करवाया जाता है। कई विद्यालयों में ऐसी व्यवस्था होती है कि प्रत्येक विद्यार्थी को समाचार पत्रों से संबंधित 10 खबरें आपको सवेरे प्रार्थना सभा होती है उसमें बोलना पड़ेगा। तो इससे क्या है कि विद्यार्थी भी रूबरू होते हैं, उनको भी पता चलता है कि समाचार पत्रों में क्या क्या न्यूज़ आती हैं, क्या क्या खबरें आती हैं, वरना विद्यार्थी आजकल समाचार पत्र होते हैं उनको पढ़ना ही छोड़ रहे हैं। अब देखो, केस अध्ययन और केस रिपोर्ट वास्तविक का अनुरूप, अनुरूप और केस रिपोर्ट विशेष रूप से अभिकल्पित सामग्री होती है। इस समस्या जो किसी समस्या या फिर प्रसंग पर केंद्रित होती है। केस अध्ययन होता है किसी समस्या पर केंद्रित होता, कोई प्रसंग होता है उसका, वे सामान्य रुचि या फिर अध्ययन के लिए किसी विषय विशेष से संबंधित एक या फिर अन्य समस्या या मुद्दे के बारे में विद्यार्थी को पृष्ठभूमि और जरूरी आंकड़े प्रस्तुत उसमें करती है। उनमें से कुछ में भूमिका प्रदान करने की जरूरत होती है, पर अधिकांश होते हैं उनको विद्यार्थी प्रभावी ढंग से संबंध होते हैं। और केस अध्ययनों और केस रिपोर्टों की अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं निर्णय और समस्याएं समाधान इसमें होती हैं। आमतौर पर केस अध्ययनों में क्या होता है, इसका इस्तेमाल व्यवसाय से संबंधित या फिर कोई प्रबंधन कार्यक्रम से किया जाता है। केस रिपोर्टों का उपयोग चिकित्सा विधि या फिर विषयक शिक्षा कार्यक्रमों में वाद विवाद के लिए किया जाता है। विद्यार्थी को या फिर किसी अन्य के निर्णय या फिर विश्लेषण करने के लिए इसका प्रयोग है वो किया जाता है। यानी चिकित्सा संबंधित या व्यवसाय से संबंधित किसी प्रकार के प्रबंधन संबंधित कोई रिपोर्ट इसमें तैयार है वो की जाती है। स्वयं निर्णय लेने और समस्याओं को हल करने, यानी विद्यार्थी स्वयं निर्णय लेने फिर समस्याओं को हल करने के लिए इसमें कहा जाता है। अनुरूप और केस रिपोर्टों को की एक सामान्य कमी यह है कि वे तथ्यात्मक जानकारी या फिर कठिन विषय वस्तु प्रदान नहीं करते हैं। तथ्यात्मक जानकारी इसमें प्राप्त नहीं होती है, कोई कठिन विषय वस्तु नहीं जाती है। एक साधारण सा कोई परिचय दिया जाता है, उसके माध्यम से विद्यार्थियों को इसके माध्यम से प्रश्न वो किए जाते हैं। अभिक्रमित अधिगम सामग्री, प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल एंड द सेल्फ टीचिंग मॉडल्स और स्व शिक्षण मॉडल्स। तो अभिक्रमित अधिगम सामग्री और इसके अन्य रूपांतरण जैसे कि मुक्त विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम सामग्री केवल विद्यार्थियों के द्वारा ही उपयोग में लाए जाते हैं और उसकी रचना ही इस प्रकार के उपयोग के लिए ही होती है। इसकी रचना होती है विद्यार्थियों के स्वयं उपयोग के लिए होती है। जहाँ पर पाठ्य पुस्तकों या फिर अनुपूरक पुस्तकों के में विषय वस्तु के एकमुश्त ही प्रस्तुत किया जाता है, वहीं पर क्या होता है कि अभिक्रमित अनुदेशन होता है। इस अधिगम सामग्री और अन्य स्वशिक्षण सामग्री विषय वस्तु को सार्थक और सुविधाजनक छोटे छोटे अंशों और सोपानों में प्रदान की जाती है। अभिक्रमित अनुदेश में छोटे छोटे अंशों में सामग्री होती है, वो पाठ्य सामग्री होती है, अपने को प्राप्त होती है। पाठ्य पुस्तकों से भिन्न 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 स्वशिक्षण सामग्री साथ में प्रस्तुत उत्तर प्रस्तुत करके विद्यार्थी सहभागिता, यानी पाठ्य पुस्तक में भिन्न स्वशिक्षण यानी भिन्न होती है पाठ्य पुस्तकों से, और स्वशिक्षण छात्र स्वयं अध्ययन करके ही सामग्री को सीख सकता है। साथ ही उत्तर भी प्रस्तुत करने होते हैं और संबद्धता उसमें सुनिश्चित की जाती है। जैसे कोटा खुला विश्वविद्यालय होता है तो उसमें छात्र को क्या है कि सिर्फ पुस्तकें दी जाती हैं और छात्र उन पुस्तकों को पढ़ के और उनमें से कुछ असाइनमेंट बनाने होते हैं वो बना करके और बोर्ड में जमा करवाता है। इससे विद्यार्थी के द्वारा अपनी प्रगति का मूल्यांकन भी सुनिश्चित हो जाता है और प्रश्नों में दिए गए उत्तर उसकी सहायता करते हैं और वे अधिगम में उन्हें पुनर्बल प्रदान करते हैं। यानी सही उत्तर देते हैं तो अपनी उसमें सहायता होती है कि अपने कुछ सीखा है तो अपने को पुनर्बल प्रदान मिलता है, यानी इससे प्रश्नों को सही करने से पुनर्बल प्रदान होता है। विश्वकोश और संदर्भ ग्रंथ, अब इसमें देखिए कक्षा अधिगम में अक्सर अनेक प्रश्न और समस्याएं उभर कर आती हैं। कक्षा कक्ष में क्या होता है, विद्यार्थी अधिगम करते हैं तो शिक्षक के सामने छात्रों के सामने अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं, अनेक प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो उस प्रश्नों को शिक्षक के माध्यम से हल करते हैं, उनकी जांच करनी आवश्यक होती है। इसके लिए विश्वकोश यानी मतलब एक क्या होता है विश्वकोश का डिक्शनरी, विश्वकोश और संदर्भ ग्रंथ यानी पुराने जो ग्रंथ है और मूल तथ्यात्मक जानकारी देने वाले उत्तम स्रोत जो विद्यार्थी को सामग्री ढूंढने और व्यवस्थित करने और उसमें मूल्यांकित करने और कार्य क्षेत्र प्रदान करते हैं। यदि विश्वकोशों और संदर्भ ग्रंथों का सही उपयोग इसमें किया जाए तो वे तथ्यात्मक पृष्ठभूमि का संवर्धन करने, जानकारी को ढूंढने और अर्थ निर्णय में कौशलों की सुधारने और अपने विचारों की तरफ दुनिया के बारे में नवीन रुचियों का विकास करने वाले छात्रों में इसमें क्या होती है, सहायता मिलती है। विश्वकोशों के माध्यम से वो अपनी समस्या का क्या करते हैं, समाधान कर लेते हैं। आरेख,
आरेख वह रेखा चित्र होता है जो रेखाओं और वक्रों के ज्यामितिक रूपों से बना हुआ होता है। बुनियादी तौर पर अगर आरेख निरूपित करने की बजाय स्पष्ट करता है, इसमें चित्रात्मक और शब्दावली दोनों का प्रयोग, यानी एक चित्र भी मिलेगा और पीछे इसका क्या होगा, वर्णन भी अपने को किया हुआ मिलेगा, उसे आरेख बोलते हैं। चार्ट, चार्ट का क्या मतलब, चार्ट को आरेख निरूपण भी माना जाता है। वैसे चार्ट जो विषय वस्तु है उसको स्पष्टीकृत करने, उसका सारांश निकालने, उसकी तुलना करने या फिर भिन्नता दिखाने या फिर अन्य सहायक सेवाओं के लिए प्रयुक्त एक दृश्य प्रतीत होता है। चार्ट सांख्यिकी या फिर भौगोलिक डाटा के अलावा लगभग किसी भी अन्य चीज को प्रस्तुत कर सकता है। चार्ट होता है वो भौगोलिक रूप से अपन चार्ट बना सकते हैं और अपने डाटा को इकट्ठा करने के लिए भी चार्ट बना सकते हैं। तो लगभग सभी चीज़ों को प्रस्तुत इस चार्ट के माध्यम से अपन कर सकते हैं। मानचित्र, देखिए मानचित्र क्या होता है, मतलब मानचित्र समस्त पृथ्वी या फिर किसी एक भाग का दृश्य निरूपित मानचित्र में किया जाता है। इन समस्त पृथ्वी का भी कर सकते हैं या फिर एक अकेले भारत देश का भी अपन उसका मानचित्र बना सकते हैं, उसको भी निरूपित करके दर्शित कर सकते हैं। यह अनुमान से बनाया जाता है। मानचित्र एक अनुमानित आता है, इसमें सभी भागों खंडों की दिशात्मक संबंध भी बनाए होते हैं, यानी ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सारी दिशाएं होती हैं। शिक्षण अधिगम साधन के रूप में मानचित्र आकार, दूरी, अंतरिक्ष स्थान और दिशा जैसी मौलिक संकल्पनाओं के अध्ययन हेतु अपरिहार्य होता है, यानी इन सभी को अपन ग्रहण कर सकते हैं एक मानचित्र के माध्यम से। पोस्टर, देखिए पोस्टर एक ही विचार का एक बड़ा और प्रतीकात्मक निरूपण होता है, यानी पोस्टर में एक ही विचार एक साथ में एक ही बात को अपन रख सकते हैं। और साथ में द्विआयाम दृश्य साधनों में पोस्ट सर्वाधिक ध्यान आकर्षित करते हैं, यानी द्विआयाम जो साधन होते हैं, मॉडल वगैरह अपन बनाते हैं, तो वो एक पोस्ट के माध्यम से दृश्य साधनों में पोस्ट सर्वाधिक आकर्षक होता है, क्योंकि इसका काम ही ध्यान आकर्षित, पोस्ट का मतलब ही क्या होता है, लोग बच्चों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना और एकल संदेशों को देना, और एक संदेश ही देता है पोस्ट एक साथ में। पोस्ट में चाक्षुष, दृश्य और शाब्दिक दोनों घटक होते हैं, यानी दिख भी सकते हैं और साथ में शब्द अपन पढ़ भी सकते हैं। शाब्दिक घटक को प्राय शीर्षक कहते हैं, यानी उसमें किससे संबंधित ये पोस्टर बनाया गया उसका शीर्षक उसमें लिखा हुआ रहता है। अब देखिए पोस्टर का मूल आधार उसका शीर्षक होता है और दृश्य चित्रात्मक भाग आकर्षित करने या फिर शीर्षक में निहित संदेश की पुष्टि के लिए होता है, और किसी अन्य ग्राफिक रेखा चित्र की तुलना में पोस्टर विषय वस्तु और प्रस्तुति की दृष्टि से अत्यंत ही सृजनात्मक बनता है। यानी पोस्टर होता है वो ग्राफिक रेखा चित्र की तुलना में पोस्टर विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की दृष्टि से बिल्कुल सृजनात्मक, यानी सजीव दिखते हैं अपन को चित्र उसमें बनाए हुए, अच्छे लगते हैं, अपनी रुचि बनती है उसको देखने में। अब देखो प्रतिरूप और मॉडल, प्रतिरूप मॉडल त्रिविम दृश्य साधनों का काम करते हैं। इसका आकार, प्रकार, शक्ल सूरज को छोड़कर प्रतिरूप हर प्रकार से वास्तविक वस्तुओं का प्रतिनिधित्व ये करते हैं। मॉडल होता है वो वैसा लगता है जैसे अपने ताजमहल का एक तो पोस्ट पे चित्र बनाया और एक ताजमहल का अपने मॉडल बनाया, ठीक वैसा ही क्या है उसका प्रतिरूप, उसका आकार बना दिया, उसको मॉडल बोलते हैं अपने। वास्तविक वस्तुओं का प्रतिनिधित्व वो करते हैं। वास्तविक जीवन में बड़े आकार वाली वस्तुओं जिसको छोटा करके दिखाया जाता है, यानी वास्तविक जीवन में ताजमहल जैसे बड़ा है उसको छोटा, उसका मॉडल बना दिया अपन ने, उसको छोटा करके दिखाया जाता है ताकि छात्र उसको बारीकी से निरीक्षण कर सकें कि ताजमहल के अंदर कैसे कैसे रास्ते, सब कुछ उसमें दर्शाया जाता है। वो प्रतिरूप सीधे, स्थिर व काटदार या फिर कार्यकारी यानी काम करते हुए उसमें दिखाया जाता है कि वास्तव में ये अपने सामने ताजमहल ही खड़ा है। रेडियो टेलीविजन, तो देखिए रेडियो विजन में क्या होता है, रेडियो विजन का प्रयोग 80 के दशक में गुजरात में किया गया था। कहाँ पर किया गया था, सबसे पहले गुजरात में। इस विधि के अंतर्गत रेडियो पर आने वाले शैक्षिक कार्यक्रमों की सूचना पहले विद्यालयों को, यानी रेडियो पर आने वाली शैक्षिक कार्यक्रमों की सूचना पहले विद्यार्थियों को दे दी जाती है, यानी विद्यालयों में, और साथ ही शैक्षिक कार्यक्रमों से संबंधित चार्ट है, मॉडल है, चित्र आदि भी भेज दिए जाते हैं, और शिक्षकों को ये निर्देश भी दिए जाते हैं कि किस चित्र, चार्ट या फिर मॉडल का उपयोग कब करना है, यानी वो जो चित्र, चार्ट और मॉडल भेजा है उसका प्रयोग कब करना है वो भी बता दिया जाता है। निर्देश, पाठ तथा चार्ट आदि मिलने पर शिक्षक उसका अध्ययन करके तैयारी करता है। शिक्षक उन सभी का अध्ययन पहले कर लेता है और सारी तैयारियां कर लेता है। जिस दिन रेडियो पर यह प्रोग्राम प्रसारित किया जाता है, शिक्षक अपने पास प्रेषित जो सामग्री होती है उसका क्रमानुसार लगातार छात्रों के सामने रखता रहता है। उसका प्रयोग पहले करना होता है, किसका प्रयोग बाद में, और प्रोग्राम आने पर रेडियो में कहा जाता है कि अब आप नक्शे में देखिए। रेडियो में जब प्रोग्राम आता है तो बताया जाता है कि अब आप नक्शे में देखिए, शिक्षक उनको वो नक्शा वो दिखाता है, शिक्षक उनको वो नक्शा दिखा देता है। निर्देशानुसार विभिन्न स्थानों और क्षेत्रों को इंगित भी करता है कि यहाँ पर यह है।
जैसे चार्ट मॉडल दिखाने के निर्देश मिलने पर शिक्षक चार्ट और मॉडल दिखाता है और निर्देशानुसार उन सभी की व्याख्या भी करता जाता है कि जैसे भारत का नक्शा, तो यहाँ पर भारत में दक्कन का पठार है, यहाँ पर मालवा का पठार है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर वो है, सारी मतलब सारी पहाड़ियाँ वगैरह, ये हिमालय है, सब कुछ बताता है शिक्षक। तो विद्यार्थियों को आराम से बात है वो समझ में आ जाती है। इंटरनेट, तो देखिए इंटरनेट एक ऐसी तकनीकी है जिसमें कंप्यूटर के नेटवर्क का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त की। कंप्यूटर में नेटवर्क यानी इंटरनेट से जोड़ देंगे तो विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होंगी। इंटरनेट में सारी सूचनाएं विश्व के किसी भी कोने में बड़ी सरलता से और त्वरित गति से प्राप्त होती हैं। आजकल तो मोबाइल में सारी प्राप्त होती हैं। इंटरनेट एक अत्याधुनिक संचार और नेटवर्क है। इंटरनेट का प्रारंभ 1969 में हुआ था। सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग कहाँ पर हुआ था? 1969 में हुआ था। कब हुआ था? कहा जाता था और यह उस समय केवल सैनिक प्रयोग में था, यानी 1969 में सिर्फ सैनिकों के प्रयोग में था। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ARPANET, ये है ARPANET, इसका नाम क्या है? ARPANET, ठीक है। ARPANET की फुल फॉर्म है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है, ARPANET। इंट्रानेट एक कार्यालय परिसर में मौजूद कंप्यूटरों का नेटवर्क है। इंट्रानेट होता है वो कार्यालय में बहुत से कंप्यूटर होते हैं उसके जोड़ने का एक प्रोग्राम नेटवर्क होता है। कार्यालय के भीतर सूचनाओं का बहुत प्रबंधन करने का एक कारगर साधन है। कार्यालय के भीतर बहुत सी सूचनाएं होती हैं, उनको एक जगह संजोए रखने का बहुत ही कारगर साधन होता है इंट्रानेट। ईमेल देखो क्या होती है। ईमेल का तात्पर्य इलेक्ट्रॉनिक मेल से है। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क तथा इसके बाहर विभिन्न प्रकार के लिखित संदेशों का आदान प्रदान किया जाता है। ग्रामोफोन एवं लिंग्वाफोन, ग्रामोफोन और लिंग्वाफोन देखिए, यह रेडियो व टेप रिकॉर्ड की भांति शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उपकरण होता है। ग्रामोफोन, लिंग्वाफोन, इसके माध्यम से छात्रों को भाषा की शिक्षा के लिए ग्रामोफोन और लिंग्वाफोन होती है। भाषा की शिक्षा दी जाती है। इसके माध्यम से विषय को स्पष्टीकरण में सहायता मिलती है, यानी कुछ कठिन शब्द होते हैं जिनका विद्यार्थी उच्चारण शुद्ध रूप से नहीं कर सकते हैं, तो ग्रामोफोन और लिंग्वाफोन से इसका शुद्ध उच्चारण करवाया जाता है। शैक्षिक भ्रमण के द्वारा छात्रों को प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने का अवसर प्राप्त होता है। यानी शैक्षिक भ्रमण से वो प्रत्यक्ष रूप से वस्तु को देखते हैं फिर सीखते हैं। किसी वस्तु को सीधा संपर्क करके अधिगम अनुभव के द्वारा प्राप्त ज्ञान विद्यार्थियों के मस्तिष्क पर स्थायी प्रभाव डालता है। यानी स्थायी प्रभाव होता है, किसी चीज़ को एक तो अपन पढ़ेंगे, एक किसी चीज़ को साक्षात अपन उसको देखेंगे, उसको स्पर्श करेंगे, तो अपने मस्तिष्क में वो काफ़ी समय के लिए स्थायी प्रभाव डालेगी, काफ़ी समय के लिए बनी रहेगी। इसके द्वारा विद्यार्थियों में स्वयं निरीक्षण करने की योग्यता का विकास होता है। विद्यार्थी स्वयं उस चीज़ को निरीखेंगे, निरीक्षण करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, छुएंगे, स्पर्श करेंगे, तो आराम से उसकी योग्यता का विकास होगा स्वयं निरीक्षण करने से। और विशाल प्राकृतिक वातावरण में विद्यार्थी अपने विषय से संबंधित ज्ञान को सूक्ष्म निरीक्षण के द्वारा ग्रहण करता है, यानी उससे जो ज्ञान मिलता है उसको सूक्ष्म निरीक्षण के द्वारा ग्रहण करता है। पैनल चर्चा श्रोताओं के समक्ष की जाती है, यानी अनेक लोग बैठे होते हैं, जिससे विशेषज्ञों के समूह के द्वारा संपन्न किया जाता है, यानी विषय विशेषज्ञ होते हैं। कक्षा शिक्षण में समस्या से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के रूप में शिक्षक तथा उच्च कक्षाओं के शिक्षार्थी बैठ करके श्रोता शिक्षार्थियों के सामने आपस में वाद विवाद करते हैं। वो आपस में क्या होते हैं? परिचर्चा करते हैं। बाद में विशेषज्ञ विद्यार्थियों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं एवं शिक्षार्थी के जो संशय हैं, जो कठिनाई, जो समस्याएं होती हैं, उनको दूर कर दी जाती हैं। शिक्षार्थी इनके माध्यम से प्रकरण या फिर समस्या संबंधी विभिन्न दृष्टिकोणों से परिचित होते हैं और उनमें चिंतन, तर्क शक्ति का विकास होता है विद्यार्थियों में। पैनल चर्चा के माध्यम से जनतांत्रिक मूल्यों का विकास कर सकते हैं, आदि सारी समस्याएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं। तो मित्रों, शिक्षण अधिगम सामग्री से संबंधित आपको किसी प्रकार के अगर कोई भी डाउट हो तो अब इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी एक साथ मिल गई है। आशा करता हूँ कि हर एक बात आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। आप अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपको वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।